आज हमारे बीच हैं राजसमंद के एसडीएम डॉक्टर दिनेश सपेला। दिनेश जी, आपका स्वागत करते हैं। दिनेश जी, आप आरएस अधिकारी हैं। बताएं कि आरएस बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ और क्या क्या चीज़ें आपको ऐसी थी जो इस सफ़र में मदद कर पाई, यानी आरएस बनने में मदद कर पाई। आरएस बनने का सफ़र वैसे तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से उठ कर के यहाँ प्रशासनिक सेवा में आया था। होता ये है कि जब हम लाइफ के संघर्ष में गुजर रहे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मंजिलें तय होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो चौराहे पे खड़े होते हैं और मंजिलें तय करती हैं कि उन्हें जाना कहाँ होता है। तो मेरे साथ लगभग ऐसा ही हुआ कि आरएस ने तय किया कि मुझे आरएस की ओर जाना है। मैंने आरएस बनने का सोचा नहीं था, लेकिन ऐसी अवसर मिले, ऐसे साथी मिले, ऐसी परीक्षाएं, ज़िंदगी की परीक्षाओं से गुजरे कि यहाँ इस सफ़र तक आ गए हैं। जहाँ तक बात आरएस बनने में किसने सहयोग किया, तो मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी खुद की समझ कि आपको जाना कहाँ है। फिर आपकी परिस्थितियाँ जो आपको मजबूर कर देती हैं उस ओर जाने के लिए जहाँ आप नहीं जाना चाहो। फिर वो अधिकारी, वो साथी, वो गुरुजन, वो मित्र, वो सभी लोग आपको चाहे छुपे रूप में, चाहे प्रत्यक्ष रूप में आपको सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं और वहाँ पहुँचा ही देते हैं जहाँ आपको जाना होता है। तो एक लंबा संघर्ष था, मेहनत की, समझा पहलुओं को और यहाँ तक पहुँचे हैं। दिनेश जी, हालांकि परीक्षाओं के पैटर्न्स चेंज होते हैं, लेकिन फिर भी वे व्यक्ति जो चाहते हैं कि वे भी आरएस बने, क्या क्या चीज़ें उन्हें अपनी ज़िंदगी में डालनी पड़ेंगी और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें पढ़नी ही चाहिए। बिल्कुल, इसमें दो बातें आपने पूछ ली एक साथ। एक तो ये है कि क्या ज़िंदगी में डालनी पड़ेगी, तो ये बहुत गूढ़ रहस्य है। स्टूडेंट ये मान के चलता है कि उसे आरएस बनना है, यानी कि जब उसका अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा उसके बाद से वो आरएस होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरएस अपॉइंटमेंट लेटर बाद में मिलता है, बनना उसको पहले पड़ता है। पहले वो आरएस बनेगा, पहले वो क्वालिटी उसमें आएगी, पहले वो ऑफिसर की तरह अपने आप को सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करेगा, तभी जाके वो वहाँ पर सेलेक्ट हो पाएगा। ये यहाँ आरपीएससी अगर सेलेक्ट कर रही है तो उस बंदे को कर रही है जिसमें पहले से वो क्वालिटी है सारी। अगर उसमें वो क्वालिटी नहीं है तो वो सेलेक्ट नहीं हो सकता। तो ये तो जीवन की बात हो गई। रही बात पढ़ने की, तो पढ़ने के लिए आज सेलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि एक समय था जब ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। आज किताबों के शोरूम आ गए हैं मार्केट में। तो किताबों के शोरूम में आप कौन सी बुक को चूज कर रहे हो, एक ही सब्जेक्ट पे, एक ही कंटेंट पे आपको ढेरों पब्लिकेशन मिल जाते हैं। उनमें से कौन सा बेहतर है ये आप ही को पहचान करनी होगी, क्योंकि आपका गाइड हो सकता है कि वो एक अलग अप्रोच से आपको किसी का राइटर का नाम बता सकता है, किसी बुक को सजेस्ट कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो अप्रोच आपके जीवन में इनबिल्ट ही नहीं हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उस पैटर्न से पढ़ने में अपने आप को ईजी महसूस नहीं करते हो। तो ऐसे में आपको खुद को चूज करना पड़ेगा कि क्या पढ़ें। बाकी सिलेबस तो है ही है, सिलेबस तो कवर करना ही है। दो शब्द होते हैं, मेहनत और सफलता, और कई दफ़े तो दोनों मिल जाते हैं, कई दफ़े नहीं मिल पाते। क्या कारण आपके हिसाब से ऐसे होते हैं कि व्यक्ति कई दफ़े मेहनत तो करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता, या क्या कारण ऐसे होते हैं कि व्यक्ति मेहनत करता है और सफल हो जाता है। ये बहुत फिलोसफिकल क्वेश्चन है, क्योंकि मेहनत और सफलता ज़रूरी नहीं है कि आपस में जुड़े हुए रहें। कई बार हम देखते हैं कि मेहनत करते हैं और लास्ट स्टेज में जब रिजल्ट आता है तो रोना पड़ता है, आंखों में आंसू होते हैं। हम पुराने संघर्ष के उन व्यक्तित्व को याद करें जिन्होंने नई नई खोज की, आविष्कार किए, तो हमें ये तथ्य सामने आते हैं कि उन्होंने केवल एक बार मेहनत नहीं की, हजारों बार की और दोहराया, असफलता को भी दोहराया, सीखे, उन असफलताओं से सीखे और अंततः उस डेस्टिनी को खुद ने तय किया कि मुझे ये करना ही करना है। तो स्टूडेंट के लिए ये मेरा आग्रह हमेशा ही रहता है कि हो सकता है कि एग्ज़ाम में आप फेल हो जाओ, हो सकता है कि वो छोटा एग्ज़ाम था जिसमें आप फेल हो गए, हो सकता है कि आप प्री में ही फेल हो जाओ, लेकिन जब आपका फाइनल जिस समय आप उस स्टेज पे पहुंचोगे जहां पर आप इंटरव्यू दोगे और आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथों में होगा, आपके पेरेंट्स के सामने आप खुशियां जाहिर कर रहे होंगे, तब उस पूरी कहानी को वापस से याद करोगे तो पता चलेगा कि यहाँ तक पहुँचने से पहले आपने इन अलग अलग स्टेप पे असफलताओं को क्रॉस करके यहाँ पर आप आए हो। तो सफल होने से पहले असफल होना बहुत ज़रूरी है, उससे सीख भी मिलती है। दिनेश जी, आप राजस्थान की सबसे बड़ी जो
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको आपने उत्तीर्ण किया और वो नौकरी में आप आए, लेकिन उस नौकरी में आने के बाद भी आप नौकरी तक सीमित नहीं रहे, यानी आपका ये भी उद्देश्य रहा कि और भी बच्चे आपकी तरह ये सफलता, ये मुकाम हासिल कर सकें। बताएं कि ये ख्याल सबसे पहले कब और कैसे आया और उसके बाद इस सिलसिले में आपने क्या कुछ किया? बेसिकली मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रहा और मैं अक्सर ये समझता रहा, क्योंकि मेरे मदर, मेरे फादर, मेरा भाई, मैं खुद शिक्षा जगत से जुड़े हुए रहे। तो मैं कहता था कि मेरे खून में ही शिक्षा विभाग हैं। तो ये नज़र एक शिक्षक की जो होती है, जो सोसाइटी को जिस नज़र से देखता है कि जहाँ उसे गैप नज़र आता है या एक विद्यार्थी के जीवन में जो कमियां होती हैं उसको जल्दी से पहचान कर लेता है और पहचान करके अपने आप को सीमित नहीं रखता, वो कोशिश करता है कि इस कमियों को मैं पूरा करूं। तो जब मैं प्रशासन में आया तो इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। आप जैसे जो लोग होते हैं वो हमें उस समय ये मार्गदर्शन देते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी में क्या क्या बातें फैक्ट के रूप में, प्रैक्टिकल अप्रोच के रूप में और प्रेजेंटेशन के रूप में आपको तैयार करनी चाहिए। तो उस समय एक कॉमन क्वेश्चन ये सभी के सामने होता है कि आप आरएस बनना क्यों चाहते हो? तब वो कहते हैं कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। जब मैं आरएस बन गया तब इसको मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव की जो लाइफ है उसमें ढाला। मैंने देखा कि जो लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, निम्न तबके के हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो लोग एक मुख्य धारा से अभी भी वंचित हैं, उन लोगों को कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि वास्तव में तो प्रशासन का उद्देश्य यही है कि उन लोगों की जो अभी तक उस कमज़ोर कड़ी का ही हिस्सा हैं उसको मजबूत किया जाए। तो जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई टोडगढ़ में तो ये चुनौती मुझे मिली और मैं वहाँ से जब अपने रेजिडेंस से ऑफिस की ओर जाया करता था तो अक्सर मैं देखता था कि ऐसे वेल क्वालिफाइड बच्चे वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं और वो लोग रात के नशे में हैं। और जब उनसे मैंने पूछा एकाएक के, तो उन्होंने कहा कि हम तो एमएससी बीएड हैं, एमए बीएड हैं। और मुझे लगा ये मगरा बेल्ट हैं जहाँ शराब का ज़्यादा ही प्रचलन था, तो लोग पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने एक अपना टावर योजना करके शुरुआत की थी और कोशिश की कि जब मुझे समय मिले, खासकर क्योंकि राजस्थान का सबसे छोटा उपखंड था, तो वहाँ पर सैटरडे संडे को मैं पूरा टाइम उनको देता था। सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक क्लासेस लगती थी। और खुशी की बात ये भी है कि आज जब 5-6 साल उस बात को बीत गए हैं तो बहुत से उनमें से अभ्यर्थी आज आरएस भी हैं, हेडमास्टर भी हैं, सेकंड ग्रेड भी हैं, एलडीसी भी हैं। और वो जब मुझे मिलते हैं तो मुझे लगता है कि सोसाइटी अब मुझे वापस उन चेहरों से मुलाकात करवा रही हैं जिनकी सफलता में मैं कहीं ना कहीं हिस्सा रहा हूँ। और बाद में जब राजसमंद में मेरी पोस्टिंग हुई, एडिशनल सीईओ के रूप में जिला परिषद में मैं रहा। और जब लॉकडाउन का समय चल रहा था, कोविड टाइम, बड़ी सारी तरफ निराशा थी और ऐसा लग रहा था कि आरएस के इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। कमर्शियल इंस्टीट्यूट सारे बंद थे, कहीं पर कोई सुविधा नहीं थी। जो कैंडिडेट मुझसे डायरेक्टली जुड़े हुए थे वो फ़ोन पे बात करते थे। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो सोचा कि क्यों ना इसको सही तरीके से, एक अच्छे अप्रोच से उसको लागू किया जाए ताकि लोगों को मदद मिल सके, डायरेक्टली हम कहीं उनको फ़ायदा दे सकें। तो मेरे जो साथी थे, मेरे जो सीनियर्स थे, मेरे गुरुजन थे, उन लोगों से मैंने संपर्क किया, उनसे मैंने टाइम लिया और उसको विजयी भव योजना के रूप में हमने लॉन्च किया। और उसका रिजल्ट इस तरह से रहा है कि उदयपुर संभाग के सभी जो इच्छुक अभ्यर्थी थे जिन्होंने आरएस का इंटरव्यू दिया, मैं समझता हूँ कि मेहनत उनकी थी। लास्ट समय में हमने उनको सिर्फ एक रोशनी का प्रकाश थोड़ा सा तेज़ कर दिया था ताकि वो आराम से वहाँ तक पहुँच सके। और उनकी मेहनत की बदौलत जो हमें रिजल्ट मिला, 68 में से आफ्टर मेडिकल मुझे लगता है 40 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर लेंगे स्टेट सर्विस में। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है कि हम कर पाएँ इसको। ये कार्य दिनेश जी आपने अब तक तो किया, आगे भी इसे जारी रखेंगे? और जारी रखेंगे तो क्या इसी पैटर्न पर करेंगे या कुछ और चीज़ आप इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो विजय भव योजना में हमने पार्ट 2 लॉन्च कर लिया है और आने वाले 17 तारीख को एक राजसमंद निवासियों के लिए, ऐसे अभ्यर्थी जो आने वाले 27 तारीख को आरएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए हम 17 तारीख को एक मेगा टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। उसका उद्देश्य ये है कि एक तो वो अपनी परख कर लें। अच्छा, उस टेस्ट को हमने ऑनलाइन नहीं रख के ऑफलाइन रखा है और कोशिश ये की गई है कि वैसा ही एग्ज़ाम हो, वैसा ही एटमॉस्फेयर हो, वैसा ही पेपर हो और रिज़ल्ट भी ओमार बेस्ड जो है उनको ऑनलाइन पोर्टल पर मिलेगा। उनके प्रवेश पत्र भी राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से जारी होंगे। तो एक माहौल देने का प्रयास है जिसमें वो कितनी गलतियां कर सकते हैं तो वो पहले ही कर लें,
कितनी ह्यूमन एरर्स जो होती हैं, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिसमें ओएमआर शीट को भरने से लेकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने, उनके ऑप्शंस को पढ़ने से लेकर जो भी हैं, तो वो हम उसमें देखना चाह रहे हैं कि अभ्यर्थी एक बार यहाँ पे प्रैक्टिस करके अपने आप को और निखार लें, ये कोशिश कर रहे हैं। और जब प्री का रिजल्ट आएगा तो फिर मेंस के लिए कोशिश करेंगे। दिनेश जी, जाते जाते संक्षेप में युवाओं को क्या बताएंगे, क्या क्या टिप्स देंगे ताकि वे किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकें? प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी की लगन ऐसी होनी चाहिए जैसे एक प्रेमी की प्रेमिका से होती है। अगर या उसकी प्रेमिका की प्रेमी से? हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं प्रेमी हूँ तो प्रेमिका वाली फीलिंग के साथ बोल सकता हूँ। एक प्रेमी की प्रेमिका से, या जैसा आप कह रहे हैं एक प्रेमिका की प्रेमी से जो लगन होती है, जिसमें वो पूरी दुनिया को भूल जाता है। वो चाहे हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़कर उम्र के साथ अनुभव को देखें तो उन बुजुर्ग व्यक्तियों को देखें जो भक्ति में अपने आप को लीन कर लेते हैं। तो दोनों ही पक्षों में हम महसूस करते हैं कि ऐसे समय में वो अपने आप को खोकर उस उद्देश्य की पूर्ति में पूरा तल्लीन होकर लग जाता है, उसमें शामिल हो जाता है, उससे सरोकार कर लेता है, उससे अलग वो नहीं होता। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को भी अगर वो जिस एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी कर रहा है, जब तक वो उसमें इतना शामिल नहीं होगा उस गहराई से, उस लगन से और उस लगाव से, उस समर्पण से, तब तक उसे सफलता मिलना कठिन है। तो उसके लिए टिप्स यही हैं, और ये रामबाण औषधि है। अगर उसने ये समझ लिया कि मेरे लिए यही सर्वोपरि है और इसके लिए सारी दुनिया अलग है, मैं इसी के लिए लगा हुआ हूँ, तो वो सफल होगा ही होगा। डॉक्टर दिनेश, आपका हृदय से आभार।